Hi, dear students. Good morning. आज हैप्पी मकर संक्रांति. वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल. आज जैक मॉडल पेपर के इस क्वेश्चंस 26 नंबर क्वेश्चन, ये पार्ट 6 होगा. इसके साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ. जल्द ही शुरू करते हैं. आप देखें और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें. चलिए शुरू करें. ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. कह रहा कि मदर, फादर एंड सन यहाँ है. लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, है ना. 3 है, माता, पिता और उसका एक सन, पुत्र है. एक फैमिली पिक्चर में तीनों को खड़ा होना है. ये कंडीशन दिया हुआ है कि सन ऑन वन एंड और एफ दिया हुआ है कि इवेंट फादर इन मिडिल. तो हमको प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है ना. तो दोस्तों ये ऑप्शन रहा. सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ 3 चीजें हैं तो उसका सैंपल स्पेस, जैसे हम 3 टॉस को रोल उछालते थे तो एक सैंपल स्पेस आता था. यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से अगर ये मदर, फादर और सन का हम फैमिली पिक्चर का सैंपल स्पेस लिखेंगे तो देखिए इस टाइप से आएगा, तीनों के खड़ा रहने का, कि मदर, फादर और सन. तो यहाँ से देखिए इसको पलटिए, फादर और सन जो है इसको सन फादर कर दीजिए. फिर यहाँ से इस फादर को इधर किनारे ले आइए, फिर मदर, तो ये फादर मदर, फिर सन हो गया, फादर सन मदर हो गया, सन फादर मदर हो गया, सन मदर फादर हो गया. तो ये देखिए 3 चीज को हमको अरेंज करना है. तो आपको पता चलना चाहिए कि 3 चीज को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 वेज, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएगा. तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो होगा इस सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आ गया. ठीक है. अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या कह रहा है. हमारा जो इवेंट दिया हुआ है वो ई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सन ऑन वन एंड. देखिए सन जो है ये दोनों किनारा में से या तो सबसे लेफ्ट में या सबसे राइट में रहना चाहिए. तो वैसे जो है यहाँ पर फैमिली पिक्चर में वैसे जो खड़ा होने का तरीका है वो कहाँ है, सन ऑन वन एंड. तो देखिए यहाँ पर मेरा सन ऑन वन एंड, तो मदर, फादर और ये सन, ये किनारे सन है. फिर देखिए यहाँ पर ये कंडीशन आ रहा है कि फादर, मदर और सन. फिर यहाँ पर देखिए इसमें से सन, फादर और मदर, यहाँ भी एक किनारे हमको सन मिल रहा है और यहाँ पर सन, यहाँ भी एक किनारे मिल रहा है मदर और फादर. ये कंडीशन हो गया. ये फुलफिल कर रहा है कि सन ऑन वन एंड, एक छोर पर है, उसका बेटा कहाँ है, एक छोर पर है. एफ जो है सो इवेंट जो है ये हमको बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये जो है फादर इन मिडिल. तो देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ मिडिल में है फादर, तो यहाँ पर एम एफ एस, ये फादर जो है सो मिडिल में है. फिर फादर मिडिल में कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इस क्षेत्र में कि सन, फादर और मदर ये मिडिल में है. और ये 2 ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहां पर फादर जो है हमारे मिडिल में आ रहा है. हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय अपॉन एफ निकालना है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ई बाय एफ जो होगा ये कंडीशनल में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसा आएगा ना. तो अब इसका क्या निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए एफ. तो यहां से दोस्तों हम निकाल लो कि देखो यहाँ पर कि ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या मेंबर्स आएगा. ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा, यहाँ देखो कि दोनों में जो मिल रहा है, तो यहाँ पर ये मदर, फादर और सन, और यहाँ मदर, फादर और सन, एक चीज मिल गया. तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, फादर. हम डिटेल समझा दे रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी है, ये शॉर्ट में भी, शॉर्ट क्वेश्चन का भी ये आ सकता है. तो मदर, फादर और सन एक मिला, सन, फादर और मदर.
तो देखिए यहाँ सन, फादर और मदर, ये भी पार्ट यहाँ पर दोनों में मिल रहा है। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है कि दोनों में जो कॉमन है उस चीज को लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आ गया और सन, फादर एंड मदर। तो देखिए अब यहां से हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, तो प्रोबेबिलिटी इसमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो ये इसमें जो है सो नंबर ऑफ क्या होगा, एन नंबर ई इंटरसेक्शन एफ में जितना नंबर है उसको टोटल सैंपल स्पेस से भाग दे देंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में मेरा कितना इवेंट्स है, 2 इवेंट्स, तो 2 और टोटल सैंपल स्पेस में कितना है 6, तो 2/6, मतलब इसको काट के 1/3 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ एन एफ निकालना है, तो नंबर ऑफ एफ कैसे निकलता है, तो एफ में जो है सो कितने इवेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, तो 1 और ये 1 2, तो यहाँ पर 2 और टोटल एन एफ बटा एन एस, ये सैंपल हम लोग 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं 2 और 2 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं 6, तो 2 मतलब 1/3 आ गया। अब देखिए यहां से बैठा दीजिए ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी आ गया 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी आ गया 1/3। ये तो दोनों सेम चीज आ गया, तो कट करके दोनों जो है सो क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है ये 1, इसका आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, इस टाइप से आई होप कि ये क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप अच्छे से इसको लिखना और अच्छे से समझ लें। और देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो, है ना। और देखिए इसको आप एक बार देखिए, 1-2 बार पॉज करिए, देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, गुड। अब देखिए दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी में ही दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इजिकल टू दिया हुआ 0.2। ओके, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो चूंकि देखिएगा यहाँ ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कैसे आप फॉर्मूला वगैरह रहेगा दिमाग में, सारा क्वेश्चन अगर दिमाग में घूमेगा, समझ में आएगा, तो आप कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे से कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो। तो हम देखिए, हम डिटेल्स यहाँ बताने का कोशिश किए हैं ताकि आप अस्थिर से दिमाग में लेकर कर एग्जाम हॉल में जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और बट्टे डिनोमिनेटर में जो रहता है इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मान वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 0.4, ये 0.4, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आपको यहाँ भी नहीं पता है, कहीं क्वेश्चन में दिया भी नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो चूंकि ए नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इजिकल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना के नहीं होने की संभावना में प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने क्या सीखा है कि 1 में होने की संभावना को माइनस कर देते हैं, मतलब तब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकलता है। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का वैल्यू यहां दिया हुआ है 0.2 और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए यहां से अगर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम इधर ले आवें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो 1, ये 0.2 उधर जाके घट जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 0.8। 1 रुपया में ये 20 पैसा घटाएंगे तो 80 पैसा आएगा, 0.8 आएगा। ओके, तब यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मेरा निकल गया, ये निकल गया 0.8। ओके, सो दिस इंप्लाइज, अब यहां से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.4 इंटू 0.8 इजिकल टू मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ओके, दिस इंप्लाइज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और ये 1 अंक और 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आएगा और इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन ए लिखो,
ये इंटरसेक्शन बी लिखो, है ना। ये बात समझ आ रही है। अब यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल गया और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहां पर देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का। यहां से लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और अपॉन ये डिनोमिनेटर में जो है उसको डिवाइड करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखिए यहां से निकला हुआ है, इसका वैल्यू यहां से कितना निकला हुआ है, ये वैल्यू निकला हुआ है 0.32 और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ है 0.5। अब यहां से इसको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग 32/100 लिख सकते हैं और इनटू यहाँ पर नीचे 5 है और इसका पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम अगर, तो देखिए 5 6 30 है ना, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 और 2 बचेगा 20, तो 5 चौके 20, ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट में। लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 10 है, यहाँ डिवाइड बाय 10 है तो एक डिजिट और पॉइंट का क्या होगा, ये घिसक जाएगा यहाँ, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.64। ओके, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल गया मेरा 0.64। तो यहाँ से ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है 0.64, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए ये हम डिटेल्स बताने का, आराम से बताने का कोशिश हम कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। अगर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़े हो तो भी इस क्वेश्चन का डिटेल्स इस वीडियो में देख करके आप पता कर सकते हो। ओके गाइस, हाँ दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है ना। ये क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि इफ ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रुथ इन 80% ऑफ केसेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन अ स्टेटमेंट। यही इसको समझना है दोस्तों कि ये कंट्राडिक्ट ईच अदर, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कंट्राडिक्ट ईच अदर मतलब इसको समझना है कि कंट्राडिक्ट ईच अदर मतलब अगर ए सही बोलता है तो बी गलत बोलेगा, बी सही बोलता है तो ए गलत बोलेगा। तो आप देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए हम इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, ए का, ये सही बोलने का, ए स्पीक्स द ट्रुथ 75% ऑफ केसेस, तो 75% को अगर हटाएंगे तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 या 75, 25 चौका 100। यहां से क्या करो कि अब हम अगर ये जो क्या बता रहा है ट्रुथ का, सही बोलने का, तो इसका जो है सो गलत बोलने का ए डैश बताएगा, ए नॉट बताएगा, है ना। तो ए डैश बता लेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 3/4 मतलब 4 में 3 घटेगा तो 1/4 एलसीएम लेके ए नॉट आ गया। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कि बी स्पीक्स द ट्रुथ, ट्रुथ मतलब ये बी के सही बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है 80/100। यहां देखिए इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 पच्चे 10 मतलब 4/5 आया। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मतलब अगर ये बी जो है सो ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी है तो बी नॉट क्या होगा, इसके फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी को बतलाएगा। तो यहां से ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी बी, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/5 मतलब एलसीएम लेकर 5 में 4 1/5 आएगा। ओके, अब हमको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना क्या है सो देखना।
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब या तो ये अगर सही बोल रहा है तो बी फॉल्स बोलेगा, अथवा मतलब क्या होगा यहाँ प्लस, कि प्रोबेबिलिटी अगर ए गलत बोल रहा है तो बी क्या होगा, सही बोलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चूंकि दोस्तों ए और बी जो है सो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम जानते हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन में इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट को बतलाता है, इवेंट, देन ये जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तब यहां से ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, और प्लस यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे बनाएंगे। तो यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा दिया हुआ यहां से 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना आया है, देखिए यहां से आया हुआ है 1/5 प्लस ए नॉट कितना आया हुआ है 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 4/5, है ना दोस्तों। तो ये देखिए यहां से ये आ जाएगा 3/20 प्लस यहाँ से 4 1 जा 4/20, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 3 और 4 जुटेगा, तो ये मेरे ख्याल से 7/20 आएगा। आपका ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हम एकदम डिटेल्स बता रहे हैं, आप एक बार कैलकुलेट करोगे बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एग्जाम में तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये पार्ट को हम रफली करेंगे और टिक लगा देंगे। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों ये देखिए 29th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, एंड ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4 होता है। तो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है, इसका देखिएगा आप कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ यूनियन है ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और ये दोनों का डैश पावर में चला जाएगा, है ना। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आ गया ये। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इक्वल टू यहां से 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि अभी हम पिछला क्वेश्चन में भी देखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से अगर हम निकालना चाहें सो इसलिए कि इस कंडीशन में इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/4 और दिस इज इक्वल टू इतना का मान कितना है यहाँ पर, इसका वैल्यू यहां से ले लीजिए अंतिम से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए दिस इंप्लाइज यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकाल पाए तो ये इधर आके प्लस हो गया, यहाँ 1 बचा और ये 1/4 जो है सो ये -1/4 हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 दिस इज 3/4 आ गया, है ना। तो अब ये ए इंटरसेक्शन भी मेरा 3/4 आ गया। हम जो है इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, तो चूंकि हम अगर नाउ इसको हम निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, इसके अनुसार हमको ऑप्शन पता चलेगा। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 है और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 7/12 है, कुछ कटेगा नहीं तो ऊपर 7 आ जाएगा और यहाँ 24 आ जाएगा। अब देखिए कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट का कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये इतना का वैल्यू आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, है ना। तो यहां से ये दोनों बराबर मेरा आ रहा है, देखिए तो ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B, दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या डेफिनेशन है कि इसका होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू फाइव एम्प्टी होता है ना। यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो कंडीशन है कि अगर दो प्रोबेबिलिटी है तो इसका ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, तभी जाकर के ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा। लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो 3/4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ ए एंड बी तो होने का सवाल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या बच गया कि नन ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ऑप्शन में कोई नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है ना। ओके, समझ में आ रही होगी बात? गुड। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है ये, डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये क्या कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, ये हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के बारे में बताए थे हम कि अगर कोई भी ग्राफ हम बना लेते हैं तो वो जिस कॉमन क्षेत्र जो होता है ना, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स बनता है, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं जहां जहां, और ये फिजिबल रीजन मतलब ये कॉमन क्षेत्र जो शेडेड पार्ट दिख रहा है। तो कह रहा है कि फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर 0, 3, 1, 1, 3, 0। हमको z इजिकल टू ए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का ही z हम लोग पढ़े कि z इजिकल टू यहाँ पर इस रूप में रहता है जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है ना। px प्लस qy के रूप में दिया हुआ है, ये pq पॉजिटिव दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है ऑन p एंड q पर, ये p और q पर कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा p और q का वैल्यू लेना है ताकि सो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट 3, 0 एंड 1, 1। 3, 0 और 1, 1 पर क्या होना चाहिए, z का वैल्यू मिनिमाइज होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि z का ये रफली हम बताए थे, इसका ये ग्राफ नहीं है ना। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये फिजिबल रीजन इसी टाइप से आते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स जो है सो हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट्स जो मिलते हैं उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं z का। तो z इजिकल टू देखिए ये 0, 3 या 3 ठो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 0, 3 हमने पुट कर रखा है। तो p के जगह या x के जगह 0 हो जाएगा, तो p इंटू 0 0, और y के जगह 1, तो ये 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। 3, 0 अगर हम पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू 3p प्लस 0 मतलब 3p आएगा। 1, 1 पर पुट करेंगे तो ये p इंटू एक्स के जगह 1, q इंटू वाई के जगह 1, तो p प्लस q आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट पर z का वैल्यू मिनिमाइज हो रहा है, तो दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहां से आपको क्या करना है कि 3p और इजिकल टू p प्लस q, तो ये p इधर आके घट गया तो 2p इजिकल टू यहाँ क्या बच गया q, तो p इजिकल टू क्या हो गया q/2। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सो क्या दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर p इजिकल टू q/2 b में दिख रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया, बहुत ही अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया, डिस्क्राइब किया उसको। अगर पूरा थ्योरी भी उसके अगल बगल में जो कुछ कुछ थ्योरीज फार्मूलाज आते हैं उसको भी हमने देने का कोशिश किया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और रिजल्ट अच्छा करें। ये जो आपका पिक पॉइंट है, जो आपके पास अब 20 दिन 25 दिन के जो टाइम है उसमें अच्छे से आप मेहनत करो, तो हमको लगता है कि आपकी जो सफलता होगी, आपका जो रिजल्ट होगा ये बहुत ही बेहतर होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगला पार्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।